नमस्कार, मैं सजनपाल मील एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा देखो टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता, क्योंकि पिछले हमने टॉपिक में जातिवाद पढ़ा था। आज का टॉपिक है सांप्रदायिकता। ठीक है, तो देखो अब आप देखो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर है वो बीच बीच में से करवा रहे हैं, कुछ पार्ट छोड़ रहे हैं। तो देखो वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ मोबाइल पे जो आपको समझ आ जाए, क्योंकि मोबाइल पे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक क्लास में सीधे समझना बहुत आसान होता है। तो जो हार्ड टॉपिक है वो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में करवा दिए जाएंगे आपको, क्योंकि अभी पता भी नहीं कितना कोर्स है वो आपका लगेगा, कौन से टॉपिक हट जाएंगे, कौन से नहीं हटेंगे। तो इसलिए जो इजी जो टॉपिक है एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है अगले महीने से पूरी स्कूल नहीं खुले तो भी बड़ी क्लास जो 11वीं 12वीं हैं उनकी तो ओपन हो भी सकती है। तब तक देखो आप ये ऑनलाइन वीडियो जो है उनको देखते रहो, क्योंकि अगर ये टॉपिक हट भी जाता है ना तो भी हमारे जीवन में तो काम आएगा। पढ़ा हुआ तो हर जगह काम आता है। तो देखो सांप्रदायिकता क्या होती है? जब एक धर्म के लोग या एक धार्मिक संस्कृति के लोग हैं वो अपने को दूसरी धार्मिक संस्कृति के लोगों से क्या है श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। और इसके लिए गैर संवैधानिक या मतलब इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अपने सीधा सा अर्थ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक, यहाँ पर क्या है सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो हिंदू और मुसलमानों में होते हैं। सीधा सा अर्थ यही है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ बताना। यह धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, हिंदुओं के सिखों के साथ या हिंदुओं के मुस्लिमों के साथ इस प्रकार देखो, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। इसके कारण क्या होते हैं? बहुत सारे कारण हैं इसके सांप्रदायिकता के, लेकिन ये बड़ी कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई जिसका फायदा आज हमारे देश के नेता लोग उठा रहे हैं? इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? देखो इसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेजों का जो काल था, जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस समय इसकी शुरुआत हुई है। सांप्रदायिकता असली जो सांप्रदायिकता का चेहरा उस समय ही सामने आया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि जातियों में और वर्गों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या यहाँ पर भारत में थी उस समय भी, आज भी हिंदुओं की थी, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की। अंग्रेजों को पता था कि अगर यहाँ पर शासन करना है ना तो हिंदू और मुसलमान हैं, इनको एक नहीं होने देना। अगर ये एक हो जाएंगे, सभी धर्म एक हो जाएंगे, तो अपने ज़्यादा वक्त तक यहाँ पर शासन नहीं कर सकेंगे। तो इनमें क्या किया जाए? इनमें लड़ाई करवाई जाए, आपस में इनमें फूट डाली जाए। तो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी यहाँ पर, एक फूट डालो और राज करो नीति। आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है ना, फूट डालो और राजनीति। यहां पर देखो राज करो, फूट किस में डालनी? हिंदू और मुसलमानों में। ठीक है ना, किसमें? हिंदुओं में और मुसलमानों में, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या उन्हीं की थी। अब देखो यहां पर फूट डालना उन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। तब से लेकर उसी नीति का अनुसरण आज हमारे वर्तमान के जो नेता हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि अंग्रेज इतने दिन राज कर गए तो अपने 5-10 साल तो राज कर ही सकते हैं इस नीति के। ठीक, तो यहां पर ज्यादातर सांप्रदायिकता दो धर्मों में है, हिंदू और मुसलमान। ऐसा नहीं, सिखों में भी देखो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में सिख समुदाय उसको भी निशाना बनाया गया था। सांप्रदायिकता के कारण सिखों का भी नरसंहार हुआ था। अब यहां पर अपने क्या देखेंगे? सांप्रदायिकता तो हमने देखो ये पता कर लिया क्या चीज होती है, कब से चली आ रही है। अब सांप्रदायिकता के कारण पढ़ेंगे अपने। इसमें देखो सबसे पहला जो कारण है वो है विभाजन की कड़वी यादें। कौन सा? विभाजन की कड़वी यादें। ठीक है, पहला टॉपिक बनता है इसमें विभाजन की कड़वी यादें। इसमें देखो क्या है? विभाजन जो है कब हुआ था? विभाजन आपको पता है 14 अगस्त 1947 को जो अंग्रेजी साम्राज्य का जो भारत था उसके दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, एक अलग देश बना दिया गया, और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक, विभाजन की कड़वी यादों में क्या था? उस समय सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ। यानी कि पहले पाकिस्तान की तरफ जो अल्पसंख्यक थे हिंदू और सिख, उनका कत्लेआम हुआ, उनको जान से मारा गया, जातियां की गई उनके साथ।
सब कुछ उनका छीन लिया गया और उनको भारतीय सीमा की तरफ क्या धकेल दिया गया, यहाँ आने पर मजबूर कर दिया गया, जिसका बदला लेने के लिए उसी प्रकार का नरसंहार भारत की तरफ हुआ। भारत में भी मुसलमानों को बेरहमी से मारा गया। दोनों सीमा के दोनों तरफ इस प्रकार के जो नरसंहार हुए वो आज भी लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। आज भी जो बड़े बुजुर्ग दादा परदादा हैं अपनी संतानों को या फिर किसी भी प्रकार से या जब लोगों को बताते हैं तो उससे लोगों में दोबारा से क्या हो जाता है, उस चीज़ के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। या फिल्मों में दिखाया जाता है, गदर जैसी फिल्में हैं, ये जब देखते हैं तो दोबारा हिंदू और मुसलमान हैं, इनमें क्या है आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती है। उसको बोलते हैं विभाजन की कड़वी यादें। विभाजन जब हुआ था तो इस प्रकार की हिंसा हुई थी, वो कड़वी जो यादें हैं वो आज भी लोगों के दिमाग में क्या है घर बनाए हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि सांप्रदायिकता और ज्यादा मात्रा में मतलब बढ़ रही है। तो ये है पहला कारण सांप्रदायिकता का, कौन सा, विभाजन की कड़वी यादें, ठीक है ना, सांप्रदायिकता का कारण है। अब देखो सांप्रदायिकता का जो दूसरा कारण है वह है राजनीतिक दलों का स्वार्थ। राजनीतिक दलों का स्वार्थ। इसमें देखो क्या होता है, राजनीतिक दल हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो क्या है आज अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, अपने ही स्वार्थ के लिए क्या करती हैं, वो मतलब हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाती रहती हैं। उनको अपना वोट बैंक स्थापित करना है, अपने वोट प्राप्त करने के लिए वो क्या है, हिंदू और मुसलमान हैं, इनको आपस में जो इनका भाईचारा है वो समाप्त करती रहती हैं। दोनों ही जो धर्म के लोग हैं इनको क्या है आपस में भड़काती रहती हैं, बहुत सारे दंगे करवाते हैं, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का सिस्टम हो, या फिर जो सिख जो दंगे हैं 1984 के वो हों, किसी भी प्रकार की जो भी घटनाएं हैं वो राजनीतिकरण के कारण ही होती हैं, राजनीतिक स्वार्थों के कारण होती हैं। कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना क्या है, ये वर्ग विशेष को अपना एजेंडा बनाते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। तीसरा है मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है, यानी कि जो मुसलमान है ना वो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि इनके पास नौकरियां नहीं है, बड़ी नौकरियां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये शिक्षित कम हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप मतलब ये इस चीज का जो जिम्मेदार है वो किसको मानते हैं, सरकार को, हिंदुओं को मानते हैं, ठीक है ना, हिंदुओं को मानते हैं। इसलिए हिंदुओं से इनकी क्या है, नफरत है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो सांप्रदायिकता का एक अन्य कारण है। अगला है पाकिस्तानी षड्यंत्र। पाकिस्तानी षड्यंत्र व मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, कहां की, पाक मीडिया, ठीक है ना। पाकिस्तानी षड्यंत्र क्या होता है, जब पता चल जाता है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के क्या है दंगे चल रहे हैं या फिर इनमें थोड़ा सा मतलब तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसी समय पाकिस्तान के जो सरकार है या पाकिस्तानी जो सेना है वो हथियार तक सप्लाई कर देती है यहाँ पर मुसलमानों को भारत में, ताकि और ज़्यादा क्या है, यानी कि एक तरह से कहें तो आग में घी डालने वाला काम है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। और मीडिया देखो, पाकिस्तानी मीडिया ये सबसे बेकार है। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच थोड़ी सी, भाई एक घर में रहने वाले लोगों में भी लड़ाई होती है, थोड़े मोटे मनमुटाव होते हैं, वैसे एक देश में रहने वाले अगर अलग वर्ग के लोग हैं तो उनमें भी छोटे मोटे मतलब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इंडिया की जो सेना है वो मुसलमानों पर ये कर रही है वो कर रही है। तो इस चीज़ को क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तानी मीडिया द्वारा दिखाया जाता है, जिससे भारत के मुसलमान पाकिस्तान को अपना हितैषी समझ बैठते हैं, सोचते हैं कि पाकिस्तानी है हमारा तो जो कुछ है वो, हिंदुस्तान कुछ नहीं है।
यही कारण है कि यहाँ में रहने वाले कई जो मतलब मुसलमान है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दो भाइयों की लड़ाई होती है, एक घर में अगर दो भाई हैं उनकी लड़ाई होती है, तो तीसरा कोई पड़ोसी आके एक के साथ हो जाता है तो वो भाई से ज्यादा अच्छा वो लगने लग जाए। तो यहाँ पर भाई कौन है? हिंदू और मुसलमान है। लेकिन इनमें कभी मनमुटाव होता है तो इसका फायदा क्या है? पाकिस्तान उठाता है और अपने आप को इस प्रकार वो पेश करता है कि वो मुसलमानों का सबसे सच्चा हितैषी है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुसलमानों का हितैषी होता तो अपने ही देश के मुसलमानों को नहीं मारता। 1971 में बांग्लादेश की तरफ मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ, अपने ही मुसलमान भाइयों को उन्होंने काट काट के और क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में उनका नरसंहार किया था। तो फिर भारत के मुसलमान हैं उनके साथ वो क्या करेगा? ठीक है, लेकिन वो तो क्या है हमारे को उकसाना चाहता है। असली उसका एजेंडा है कश्मीर लेना, भारत को तोड़ना। ठीक है ना। अगला है सरकार की मतलब जो भी उपलब्धियां हैं या उदासीनता। मान लो सरकार की उदासीनता, सरकार की उदासीनता। उदासीनता देखो क्या होता है? रुचि नहीं लेना। उदासीनता मतलब ज्यादातर बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति उदासीन होते हैं, मतलब रुचि लेते नहीं, पढ़ते नहीं। ठीक है ना। जब स्कूल खुल जाएंगे तो उनके हार्ट अटैक का झटका सा आएगा छोटा सा। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे पता चल जाएगा भाई स्कूल खुलने वाली हैं तो उदास हो जाएंगे वो, बिल्कुल मतलब एकदम उदास होना। वो उदासीनता का मतलब उदास होना नहीं है, उदासीनता का मतलब तो होता है किसी चीज में रुचि नहीं लेना। ठीक है ना, वो होता है उदासीनता। तो छोटे मोटे जो हिंदू मुसलमानों में दंगे होते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो सरकार उधर ध्यान ही नहीं देती, उदासीन रहती है, जो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और सांप्रदायिकता का कारण बन जाते हैं। ठीक है। अब है देखो आगे वोट बैंक की राजनीति। सबसे बड़ा कारण क्या है? वोट बैंक की राजनीति। यानी कि कुछ पार्टियां हैं, विशेष पार्टियां हैं, वो हिंदुओं को अपना वोट बैंक समझती हैं और हिंदुओं के वोट, उनको पता है कि हिंदू बहुत ज्यादा मात्रा में है, भारत में हिंदुओं के वोट ज्यादा हैं, तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस प्रकार दिखाते हैं कि वो हिंदुओं की हितैषी हैं और मुसलमानों की वो क्या है? दुश्मन है। ठीक है ना। इस प्रकार मतलब वो क्या करते हैं? अपने आप को दिखाते हैं। तो हिंदू लोग हैं वो उन पार्टियों को अपना हितैषी समझ बैठते हैं, वोट डाल देते हैं। ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी राजनीतिक पार्टी का क्योंकि वीडियो बन रहा है, लेकिन सभी समझदार हैं यहाँ पे। अब देखो वोट बैंक की राजनीति, सबसे अहम कारण है ये, सबसे पहला टॉपिक यही है। ऐसे मान लो कि अगर एक कोई इनमें से कहे कि एक बात बताओ, इसमें एक कारण बताओ सांप्रदायिकता का, तो सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति ही है। अब लास्ट में विदेशी धन। लास्ट का क्या है? नीचे दिखता नहीं होगा, यहां लिख देता हूं, देखो विदेशी धन। विदेशी धन, विदेशी धन में क्या है? बहुत सारे हमारे भारत के लोग खाड़ी देशों में क्या है काम करने के लिए जाते हैं, धन कमाने के लिए जाते हैं। ठीक है, खास करके मुस्लिम भाइयों को वहां पर क्या है उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। वो धन तो कमा के लेके आते हैं, लेकिन क्या है धन के साथ साथ वहां भी विचारधारा है वो भी लेके आ जाते हैं। वो वहां भी विचारधारा का मतलब आतंकी जो गतिविधियों से संबंधित जो विचारधारा है ना, उनको भी वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण धन के साथ साथ उस वहां के प्रचार, और कुछ लोग तो क्या है वहां पर क्या है आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो ये भी क्या है एक सांप्रदायिकता का कारण। यहाँ फिर हिंदुओं से नफरत करने लग जाते हैं। वहाँ पर उनको कुछ इस प्रकार बताया जाता है, मतलब उनका दिमाग एकदम माइंड वॉश कर दिया जाता है, दिमाग को धो दिया जाता है और उनको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि हिंदू हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, तो धन के साथ साथ क्या है, विदेशी धन के साथ वो वहाबी विचारधाराएं भी ले आते हैं। तो ये देखो कारण है किसके? सांप्रदायिकता के कारण। अब इसके नुकसान क्या होते हैं वो अपने पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।